नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आपको पूरे 400 दिन तक दिखाएंगे। काउंटडाउन चल रहा है जिसमें अब 396 दिन बाकी हैं और उसी कड़ी में बात उत्तर प्रदेश की। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। जिसने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया उसके दिल्ली पहुंचने के रास्ते आसान हो जाते हैं। इसलिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। आज यूपी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में 2024 के समर के लिए चुनौतियों से निपटने का प्लान तैयार किया गया। इन तस्वीरों में 2024 के समर की प्रस्तावना लिखी है। सियासत की सर्वविदित कहावत है कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता लखनऊ होकर जाता है और ये कहावत यूं ही नहीं कही जाती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। इन पर विजय पाने का अर्थ दिल्ली पर विजय पाने का पहला चैप्टर हो जाता है। इसीलिए यूपी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई है। इस बैठक का मजमून यही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी में रणनीति क्या होगी। लखनऊ में आज से बीजेपी की एक दिवसीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है और इस बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी के तमाम संगठनों के प्रभारी जिलाध्यक्ष इसमें शामिल किए गए हैं। करीब 700 प्रतिनिधि इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल करने के लिए लाए गए हैं। मिशन है 2024 को फतेह करने का कि कैसे 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी दिल्ली के किले को फतेह करे, क्योंकि 2024 उत्तर प्रदेश से रास्ता जाता है दिल्ली के सिंहासन का और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। ये सारी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि इस बार बीजेपी ने लोकसभा की सभी 80 सीटों को जीतने का प्लान बनाया है। बता दें, 2019 के चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 60 सीटें जीती थीं। उसके सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। एसपी बीएसपी के गठबंधन ने 10 सीटों पर कब्जा किया था। 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ अमेठी को तो जीत लिया था, लेकिन रायबरेली से सोनिया गांधी को हरा नहीं पाई थी। समाजवादी पार्टी भी 2019 में मैनपुरी, आजमगढ़ और रामपुर जैसे अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो गई थी। हालांकि हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर दोनों को जीत लिया है, लेकिन अभी भी बीजेपी का लक्ष्य सभी 80 सीटें हैं। इन्हें जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ गुजरात मॉडल का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है का नारा वैश्विक नारा हो गया है। हम सबके सामने देश के प्रमुख राज्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय, अब तक के रिकॉर्डतम मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन गुजरात के अंदर 7वीं बार होना, यह अपने आप में एक नए उत्साह और उमंग की ओर हम सबको प्रेरित करता है कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है ये केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। बीजेपी अपने तय एजेंडे से अलग नहीं चल रही है। इस बार के चुनाव में भी हिंदुत्व का कार्ड जमकर चलेगा, इसके संकेत मिल गए हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी परंपराओं का जिक्र करते हैं। अयोध्या, काशी और प्रयागराज में कुंभ की बातें बताते हैं। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास, अनेक उपलब्धियां हैं, देश की आत्मा है, देश का हृदय स्थल है। भगवान राम ने यही जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यही जन्म लिया, बाबा विश्वनाथ का धाम इसी प्रदेश में, पूरा वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने की भूमि नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में, मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम कुंभ की पवित्र पावन भूमि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव जीतने के बाद दावा किया था कि साल 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 में 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। इसके पहले बीजेपी ने 80 में से 75 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब खास तौर से बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लिए यादव, जाटव और पसमांदा मुसलमानों को भी साधने में जुट गई है। बीजेपी नेता कहते हैं कि हम घर नहीं बैठते, पूरे 5 साल मेहनत करते हैं और बीजेपी के लिए यूपी की जनता ने पहले से ही मन बना लिया है। देखिए, हम लोग तो कभी बैठते ही नहीं है घर पे। पार्टी का अभियान, पार्टी की तैयारी लगातार 5 साल चलती रहती है। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। आज हमारा नेतृत्व हम लोगों को आगे की गाइडलाइंस हम लोगों को देंगे कि आगे कैसे चलना है, कैसे 2024 की तैयारी करनी है। और मैं समझता हूं कि 24 कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जनता ने मन बना लिया है कि आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से पूर्ण की सरकार बनेगी। गुजरती तारीखों के साथ ही सियासी दलों ने अपनी ताकत की जोर आजमाइश भी शुरू कर दी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समापन पर है, केसीआर तीसरा मोर्चा बना रहे हैं और बीजेपी हर राज्य में मंथन करके रणनीति बना रही है। गहमा गहमी शुरू हो गई है जो समय के साथ बढ़ती जाएगी। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी चुनाव की सुगबुगाहट है। मुद्दों को धार देने की कोशिश हो रही है। ऐसा ही एक मुद्दा बना है राम रहीम के जेल से बाहर आने का। यौन शोषण और कत्ल के इल्जाम में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है। जेल से बाहर निकलकर राम रहीम अपने आश्रम में पहुंच चुका है, मगर विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा सरकार राम रहीम पर मेहरबान है। क्या फिर से डेरा सच्चा सौदा में राम रहीम का जलवा दिखेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिन की पैरोल मिल गई है। हत्या और साध्वी के यौन शोषण के मामले में राम रहीम सुनारिया जेल में 20 साल की कैद काट रहा था और उसे 40 दिन की अब पैरोल मिली है। सुनारिया जेल से निकलते ही हनीप्रीत के साथ राम रहीम अपने बरनावा के आश्रम में पहुंचा। वहां से राम रहीम ने एक वीडियो जारी किया। हमारे प्यारे करोड़ों बच्चों, आप सबको परम पिता शासन दाता रहबर के अवतार महीने की बहुत बहुत बधाई हो। आपकी सेवा के लिए फिर से बेपरवाही ने समय दिया है। हम आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं, यूपी में पहुंच चुके हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। और पहले वाली बात कि आप अपने अपने घरों में रहिएगा, फिर जिम्मेवार सेवादार जैसे आपको कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने आगे के प्रोग्रामों के अनुसार चलना है। राम रहीम ने अपने भक्तों से कहा है कि जल्द ही फिर से कार्यक्रम शुरू होंगे। आगे की रणनीति वो बताएगा। बेपरवाह जी के इस अवतार महीने में कई सालों बाद आपके दर्शन करेंगे और लाइव करेंगे जैसा राम जी चाहेंगे। तो आप सबको बहुत आशीर्वाद, भगवान बहुत खुशियां दे। वो समुद्रों के समुद्र रामों रहमो करम के मालिक आपको बख्शे और बख्शवाने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राम रहीम के राजनीतिक रसूख से कौन वाकिफ नहीं है। राम रहीम का हरियाणा और पंजाब में कई सीटों पर वर्चस्व है। इसीलिए राम रहीम के पैरोल मिलने को लेकर राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं, खट्टर सरकार को घेर रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं वो। हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर हरियाणा सरकार के जेल मंत्री कहते हैं कि राम रहीम भी बाकी कैदियों की तरह ही है। बाकी कैदियों की तरह ही उसके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं। जो कुछ भी हुआ है वो कानून के दायरे में हुआ है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कल से लोग यही है सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, वो एक साधारण कैदी है जैसे और सामान्य कैदी ऐसे हमारे पास थे। कई बार पहले पैरोल पे गए, अब भी गए, उनका अपना फंडामेंटल राइट है। कोई भी आदमी जब जेल में आता है तो उसके बाद एक सर्टन पीरियड के बाद 3 साल 5 साल के बाद जैसी उसको सजा होती है उसे पैरोल पे जाने का अपना अधिकार है। जब वो अप्लाई करेगा हम नहीं उसे पैरोल देते, पैरोल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देती है और जिनसे वो लिखता है हम उनकी वो रेफर कर देते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें पैरोल दी जाए नहीं दी जाए। जब उनके ऑर्डर आ जाते हैं डीएम हमें उनके बेल बॉन्ड भरवा के रिलीज ऑर्डर भेजता है। उसके बाद हम नहीं रोक सकते, हम उसे देते हैं। हमारी ड्यूटी तक है। अंदर जब आता है तो हम उसे ले लेते हैं, जब बाहर जाएंगे तो हम उन्हें बाहर तक छोड़ते हैं। मगर महिला के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्थाएं राम रहीम के पैरोल मिलने से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सवाल कर रहे हैं कि रेप और हत्या जैसे घिनौने गुनाह के दोषी को जेल से बाहर क्यों आने दिया गया।
जब से ये सरकार सत्ता में आई है, लगातार इनका राम रहीम के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही अपारदर्शी है और जा के कैबिनेट मंत्रियों ने उसके पैर छुए हैं। और अभी रिसेंटली जब वो पैरोल पे आया हुआ था तो भाजपा के जो मेयर हैं करनाल से, उधर से, वो सत्संग में शामिल हुए हैं खुद, जबकि इतनी आपत्तियां की गई लोगों के द्वारा इस बात को लेके। तो ये जो आए दिन उसको पैरोल दी जा रही है, ये न्याय की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। और जो भी उसके खिलाफ लड़ने वाले हैं, छत्रपति का परिवार है या साध्वियों के परिवार है, उनके लिए ये बहुत ही दुख, अफसोस और असुरक्षा की बात है। बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम बरनावा के आश्रम में पैरोल पर तीसरी बार आया है। यहाँ वो सबसे पहले बीते साल 17 जून को 30 दिन और 15 अक्टूबर को 40 दिन की पैरोल का समय बिताने के बाद 25 नवंबर को वापस सुनारिया जेल ले जाया गया था। तीसरी बार भी वो 40 दिन के पैरोल पर बरनावा आश्रम में आया है। अब देखना यह है कि राम रहीम साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। राम रहीम पर विवाद अभी और गहराएगा, मगर बागेश्वर वाले बाबा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक धड़ा ऐसा है जो बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर एक धड़ा ऐसा है जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बयानबाजियों का दौर जारी है। बाबा के विरोध है, जो विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थक भी हैं, उतनी ही तादाद में वो भी सामने आ रहे हैं। बागेश्वर धाम की परीक्षा में 11 प्रश्न लिखे हैं टोटल। ढोंढ हौसला फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे देश में इस तरह का माहौल बना रहे हैं कुछ लोग जो धर्म के खिलाफ जा रहा है। जो व्यक्ति सनातन धर्म पर आरोप लगाएगा उस पर बुलडोजर ही नहीं, बाबा का कहर बहुत बड़ा बरपेगा। देश में चुनाव की आहट तेज होते ही मुद्दों को धार देने की कवायद भी तेज हो जाती है। तेज हो जाते हैं बयानबाजियों के दौर, तेज हो जाती है विवादों की रफ्तार। उसी रफ्तार की तस्वीर है मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार के दावों पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ और बाबा के समर्थन में खुलेआम निकल आए हैं समर्थक। दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में बड़ी तादाद में बाबा के समर्थक बाबा के कटआउट के साथ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठे। बड़ा कटआउट आप देख सकते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले ये एक बड़ा लाइफ साइज कटआउट धीरेन्द्र शास्त्री जी का यहाँ पर लेकर आया गया है। जो आलोचक हैं बाबा के, वो साफ तौर पर कहते हैं कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, और ऐसे में उनके समर्थकों ने अब यहाँ पर रोहिणी के अंदर जो जापानीज पार्क है वहां पर डेरा जमाया है। हम बाबा के समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको इंसाफ दिलाने के लिए और अधर्मियों के खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं। ये जो आज आप देख रहे हैं, ये अभी तो सिर्फ एक झांकी है। अभी तो पूरा विश्व जब जाग उठेगा ना एक मंच पे, और पूरे भारत देश के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा सनातनी एक मंच पे आपको दिखा देंगे आने वाले समय में। बाबा के समर्थन में हुए प्रदर्शन में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ अभियान की वजह से बाबा निशाने पर हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को ना तो जबरदस्ती बुला रहा, ना किसी से कोई जबरदस्ती पैसा ले रहा, ना ये कह रहा कि जो भी मेरे यहाँ आएगा उसका धर्म परिवर्तन होना जरूरी है, केवल जो आस्थावान है वो जा रहे हैं, जिन्हें आस्था नहीं है वो मत जाइए। सीधी सी बात है। इसमें समस्या क्या आ रही है लोगों को? ऐसा कौन सा दावा बागेश्वर धाम सरकार जी ने किया है कि राष्ट्र को लेकर, समाज को लेकर जो लोग ये बोले कि इसके खिलाफ हमें बोलना है? ऐसी तो कोई बात उन्होंने कही। वो धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोल रहे हैं और लव जिहाद के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। उससे ज्यादा मार बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर पिछले हफ्ते भर से बहस तेज है। इस बहस में अब नेताओं ने भी एंट्री ली है, कुछ विरोध में तो कई समर्थन में। बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी सवाल उठाया कि आखिर दरगाहों को लेकर कोई क्यों नहीं बोलता। मैंने इंटरव्यू देखा है, उन्होंने कहा मेरा चमत्कार कुछ भी नहीं है, मेरे इष्ट का चमत्कार है, मुझे हनुमान जी पे विश्वास है, मुझे सन्यासी बाबा पे विश्वास है और उनकी कृपा से सब कुछ होता है। मैं कुछ भी नहीं, मैं तो उनका छोटा सा साधक हूँ। इसलिए ये इस प्रकार के उन पर आरोप लगाना मिथ्या है। और सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ कोई ये क्यों नहीं
बोलता है कि जावरा के अंदर बहुत सारे लोग वहाँ पर लौटते हैं, पीटते हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। और एक महात्मा जी के सामने, हिंदू महात्मा है वो, उनके सामने इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज तक किसी ने जावरा के दरगाह पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया? दरगाहों पर जो रूहानी इलाज किया जाता है उस पर उंगली उठाने के लिए आज़ाद हैं, जबकि दोनों पहलू हैं, दोनों तरफ देखना चाहिए। ये एक रूहानियत का मामला है। रूहानियत के मामले में सियासी लोगों को अमल दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। कल मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बाबा के विरोध में सामने आए तो बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने उन्हीं पर सवाल उठा दिए। इस देश में 80 से 90% सनातन धर्म को मानने वाले लोग, जब उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें, और वास्तव में जो आपने तांत्रिक ऐसी एक प्रथा के प्रचार कर रखा है उसको प्रमाणित करें। बागेश्वर सरकार जी से तो मैं खुद भी मिला हूँ, और बागेश्वर धाम अपने आप में बहुत सिद्ध स्थान है और ये एक आस्था का मामला है। लोग खुद बहुत व्यस्त हैं, बहुत होशियार, समझदार, जिम्मेदार हैं। अगर वो जा रहे हैं और उन्हें कुछ लाभ मिल रहा है तभी जा रहे हैं, तो ये आस्था का विषय है, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाना गलत है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में तब आए जब नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था ने उनकी शक्ति को चुनौती दी थी। बाबा के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का केस भी दर्ज हुआ। विवाद जब भड़का तो अब कई हिंदू संगठन बाबा के समर्थन में आ गए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। तो उधर पटना में वेद विद्यालय के आचार्य बाबा के समर्थन में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने बैठ गए। बाबा पर बहस तेज है, विरोध है तो समर्थन भी है, और जाहिर सी बात है कि दोनों चीजें सियासत को रास आ रही हैं। दिल्ली से श्रेया चैटर्जी और राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस में पिछड़ों और दलितों का अपमान हुआ, रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, कितना भी ज्ञाता क्यों न हो, लेकिन शूद्र है तो उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? यही धर्म है? अगर यही धर्म है तो ऐसे धर्म को मैं नमस्कार करता हूं। क्या किया जाना चाहिए? इस ऐसे धर्म से हम ऐसे धर्म का सत्यानाश हो जो हमारा सत्यानाश चाहता है। तुलसीदास की रामायण करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक ग्रंथ है, वो घरों में मानस पाठ होता है उसका। तो आपको नहीं लगता कि इससे वो जो हिंदू है वो नाराज हो जाएंगे आपसे? मैं कोई करोड़ों लोग इसको नहीं पढ़ते, सब बकवास है। ये तुलसीदास ने अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी के लिए लिखा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? इस अंश को सरकार को संज्ञान लेते हुए जो आपत्तिजनक अंश है उसे बाहर करना चाहिए, या इस पूरी पुस्तक को बैन कर देना चाहिए, जिससे कि बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बैन कर देना चाहिए।